ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे तो रोटेशन में पढ़ रहे थे टॉर्क फाइंड करने। तो टॉर्क में हम लोगों ने देखा था टॉर्क को हम लोग आर क्रॉस एफ से फाइंड कर सकते हैं या फिर आई अल्फा से। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग ये दो चीज देखे थे कि टॉर्क फाइंड करने के लिए हम लोग इन दो चीजों का यूज कर सकते हैं। अगर पॉइंट पार्टिकल्स है तो आर अल्फा यूज कर लेते हैं, अगर हमारे पास पूरा एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है तो आई अल्फा अल्फा निकालने के लिए यूज कर लेते हैं। कहाँ पे फोर्स एप्लीकेशन है तो इन दोनों को रिलेट करके हम लोग लास्ट क्लास कुछ क्वेश्चंस भी देख रहे थे। ठीक है, तो इसी चीज से रिलेटेड आगे हम लोग अभी देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चंस। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ही करने शुरू करते हैं। तो हमको दे रखा है ऐसा कि एक पुली है यहाँ, ऐसा सेंटर से कनेक्टेड है, यानी कि इसके सेंटर के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। पुली जो है डिस्क शेप का है जिसका मास m है और रेडियस r है। इस पुली पे ऐसा रस्सी जो है इधर की तरफ जा रहा है, मास m1 है, इधर हम मास m2 बोल रहे। इसको अगर रिलीज करेंगे हम तो हमको वही फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या आएगा वो हमको पता करना है। लग जाओ और क्या। क्या क्या इक्वेशंस होंगे, कैसे लगेगा, वही सब हम लोग को यूज करना है। एड टू डू मशीन वाला रिजल्ट नहीं आएगा इसमें? नहीं आएगा। एटीट्यूड वाले में चलो एक बता ही देते हैं। यहाँ पे देखो कि ये जो पुली है इसका मास है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो m1 जी नीचे आएगा, ऊपर टेंशन ऐसा आएगा। अब यहाँ पे बीच में इस रस्सी में मास मिल जा रहा है तो ये रस्सी जो है इस एंड पे और इस एंड पे दोनों में टेंशन सेम रहेगा या बदल जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस रस्सी के एक एंड में दूसरा मास अटैच्ड है तो रस्सी में टेंशन अब सेम नहीं रह जाता है। तो इस केस में टेंशन जो है अलग आएगा नीचे की तरफ m2g। अब इस डिस्क वाले का बात करें तो डिस्क पे जो हमारा फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से देखो ध्यान से, ये रस्सी इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा T1 से और ये रस्सी इधर खींच रहा होगा T2 से। ठीक है, अगर ये दोनों टेंशन जो है सेम होता, मान लेते हैं कि अगर हम मानते कि सेम है तो ये जो है इस डिस्क को रोटेट हम कर पाते। खुद ही सोचो कि ये मास, इस पे हम एक तरफ से इधर से टेंशन लगा रहे हैं, इधर से टेंशन लगा ठीक रहे है हैं। सर, स्लाइड होता है रोप उसके ऊपर। क्या उस पर रोप स्लाइड होता। स्लाइड होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा मास दे रखा है तो उसको भी हमको रोटेट करना पड़ेगा इसके अबाउट। और सिर्फ स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन ये सब भी लगने लगेगा। तो ठीक है, फ्रिक्शनलेस माने ना हम लोग स्लाइड हाँ हो। फ्रिक्शनलेस माने हैं। इस पे सिर्फ स्लाइड कर सकता था, हम बोल सकते थे ये रोटेट नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे पुली लगाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर वो ऐसा सिचुएशन हो गया कि डाली है, डाली के ऊपर ऐसा रस्सी फेंके हुए हैं, वही मतलब होता। यस सर। ठीक है, तो वैसा तो हम लोग इसके लिए यूज करते नहीं है, ये रोटेट भी करता है। तो रोटेट करता है, जैसे पानी अगर कुएं से निकालते हैं तो जो पुली रहता है तो रोटेट भी करता है। तो रोटेट करता है इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ टेंशन जो होगा वो सेम नहीं होगा। क्लियर, अगर सेम होता तो रस्सी से स्लिप करता, यानी कि वो जो हमारा पुली था वो मूव नहीं कर रहा होता, एक खड़े रस्सी की तरह। मतलब बोल सकते हैं कि डाली है, डाली के ऊपर हम रस्सी फेंक के एक तरफ से खींच रहे हैं, ऐसा सिचुएशन हो जाता। तो यहाँ से हम बात समझ गए कि दोनों में टेंशन अलग है
और ये कुछ रोटेट कर रहा होगा, मान लेते हैं कि T1 ज्यादा है तो इधर रोटेट कर रहा होगा अल्फा से। ठीक है, अब अगर हम इस पुली का बात कर रहे हैं तो पुली ये कैसा है, मान लेते हैं कि यहाँ से ये फिक्स्ड ही है, इस एंड को हम इधर T1 से खींच रहे हैं, इस एंड को हम इधर T2 से खींच रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि इधर की तरफ अल्फा से रोटेट हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों एंड्स का बात करें तो ये रस्सी जो है जितना इधर नीचे आएगा उतना ही ये रस्सी ऊपर जाएगा, कि रस्सी तो कांस्टेंट है, रस्सी में बदलाव नहीं है, इनएक्सटेंसिबल माने हैं, तो इधर जितना है नीचे आएगा x उतना ही ये ऊपर जाएगा। तो अगर अल्फा है तो इस पॉइंट ए का और इस पॉइंट बी का एक्सेलरेशन का बात करें तो ये अल्फा के टर्म में हम कितना लिख सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए लिखना चाहे तो, यानी कि जो रस्सी यहाँ पे है और यहाँ पे इधर वाला तो फिक्स ही है, इतना दूर टच कर ही रहा है, तो ए वाले का अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन लिखना चाहें अल्फा के टर्म में तो हम लोग जानते हैं कि ए टेंजेंशियल जो होता है आर अल्फा होता है, तो ए इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन हमको मिल रहा है कि अगर ये रोटेट हो रहा होगा तो अल्फा और आर ये हम लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पुली है हमारा डिस्क शेप का है, इधर की तरफ रोटेट कर रहा है, तो इस पे अगर हम, चलो पहले इक्वेशंस लिखना शुरू करते हैं। ऐसा कहानी हो रहा होगा हमारा कि ये अगर इधर किसी एक्सेलरेशन ए से आ रहा होगा तो इस रस्सी का ये एंड जो है इधर किसी एक्सेलरेशन ए से आ रहा होगा, और ये जो जा रहा होगा वो ए से ही जा रहा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ए से नहीं जा रहा होगा, क्योंकि रस्सी है, रस्सी कंस्टेंट है, ये जितना x नीचे आया होगा m1 उतना ही x2 m2 जो है ऊपर गया होगा। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का डबल जो होगा वो भी सेम ही रहेगा, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर करेंगे तो एक्सेलरेशन हमको सेम ही मिलेगा, यानी कि इस रस्सी का पॉइंट, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन हमको सेम मिलेगा, यानी कि ये जो चीज लिख रहे हैं ये भी यही। ठीक है, अब इक्वेशंस लिखते हैं क्या हमको मिलता है। तो हम m1 के लिए लिखते हैं, तो लिख रहे हैं m1g माइनस t1 इक्वल टू m1a। m2 के लिए लिखेंगे तो t2 माइनस m2g इक्वल टू m2a। अननोन दिख रहा है 1, 2 और 3, T1, T2 और A। पिछले वाले केस में जब हमारा ये पुली का मास नहीं हुआ करता था तब T1, T2 सेम हुआ करता था, सेम होता था तो हमारे इसी दो इक्वेशन से काम चल जाता था। लेकिन अब कैसे करें, तो अब लिखने के लिए हमको यहाँ से रोटेशनल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि T1 ज्यादा है तो लिखेंगे क्या, T1R। T1R इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, ये इसको रोकना चाह रहा है, यानी कि माइनस T2R। ठीक है, टॉर्क लिख रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर है तो T1R इंटू माइनस T2R, और ये जो होगा टॉर्क इक्वल टू I इंटू अल्फा होगा। अब अल्फा एक और अननोन हम नहीं यूज करने के लिए I इंटू अल्फा को A/R लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल जा रहा है कि T1 माइनस T2 जो है वो आ जाएगा IA/R²। ठीक है, तो इक्वेशन 1, 2, 3, अगर इसको ऊपर वाले को 3 मानते तो एक अल्फा अननोन आ रहा था, तो इसको भी हमको इक्वेशन मानना पड़ता। तो ये हमको 3 इक्वेशंस मिल रहे हैं कि हमको यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशनल वाले से ही काम नहीं चल रहा था बल्कि रोटेशन वाले को भी ऐड करना पड़ा। अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तीनों इक्वेशन को जोड़ दे तो T1 T2 कट जाएगा। सर आई एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। हाँ, डिस्क है तो mr²/2 होगा, फ्रॉम 1 + 2 + 3। ठीक है, वहाँ डिस्क देता है मोस्टली या फिर रिंग देता है, रिंग शेप का, तो जो भी दिया रहेगा उसका ही हम रखेंगे। तीनों को अगर जोड़ दे रहे हैं तो देखो ध्यान से क्या मिल रहा है, m1 माइनस m2g, इधर की तरफ तो ये मिल रहा है, इस साइड में मिल रहा है m1 प्लस m2 प्लस I/R² इंटू। ठीक है, अगर इसके लिए रखेंगे तो mr²/2 आएगा,
r² चल जाएगा, m/2 बचेगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई m2। डिस्क है तो हम mr²/2 रखेंगे तो m/2 बचेगा into g। ठीक है, तो अगर हमको दिया रहेगा कोई भी मास वाला, मान लेते हैं कि कोई भी अगर पुली दे रखा है और उसका मास दे रखा है, तो मास दे रखा है तो हमको रोटेशनल उसका यूज करना पड़ेगा। इस बात में कहीं कोई दिक्कत है इक्वेशंस में तो बोलो। सबसे पहले इक्वेशन है ही ना। ठीक है सर। हो गया? यस। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है। ठीक है, सर ऐसा दे इसको रखा है। एडवर्ड्स मशीन बोलेंगे? एटूड वाले में हम लोग उसका मास को जो है नेग्लेक्ट करके मानते हैं। ठीक है, रियली में अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो यही चीज होगा, साथ में फ्रिक्शन भी होगा। यहाँ तो हम फ्रिक्शन का चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, बहुत चीज नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और एक्सटेंसिबल भी हो सकता है रोप। हाँ, एक्सटेंसिबल भी हो सकता है। हमारे डिस्क ही है। ठीक है, इसको यहाँ से हम रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, रस्सी जो है इस पे ऐसा लपेटा हुआ है, बात समझ में आ रहा है? छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा और उसमें से रस्सी निकलना शुरू होगा, बात समझ में आ रहा है? यानी कि कितने समझ मतलब गए हो ना? एक के ऊपर एक के ऊपर एक होगा ना वो, तो हाँ डिस्क पतला सर। हाँ, होगा। जैसे कि अगर पुली जो रहता है ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, तो इसमें रस्सी से में रस्सी जो चिपका है है। ऐसा लपटा हो, डिस्क ही मानते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है, एक इंड ऐसा रखा हो। अरे वो पतंग उड़ाए हो, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ, सर। तो वैसा ही होता है, तो वैसा ही होता है। ठीक है, लोहे का बना होता है, बहुत पतला सा, ऐसा इसके ऊपर रस्सी। कभी कुएं से पानी निकालते नहीं देखे? ठीक है, तो उसमें सही रहता है बात कि है दूसरे सर। एंड से पकड़ के हम खींचते भी हैं। और पतंग वाले में दिखता है कि लपेट के ऐसा ही रहता है, पतंग उड़ा। अब इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा, तो उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं। फाइंड एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा रिलीज करेंगे तो। कुछ डेटा तो रहा तो नहीं गया? नहीं, ठीक है। तो रस्सी का दूसरा एंड कहाँ है? इसमें लपेटा हुआ है, अंदर है। उससे वो मतलब उससे फिक्स की क्या? है। से मतलब उससे मत फिक्स किया हुआ है फिर फ्री है। पुली में पूरा घुमाया हुआ है तो उतना अंदर तक जाएंगे तब ना वो फिक्स है कि छूटा हुआ है, उतना दूर जा कहाँ रहे हैं? अभी तो तो रिलीज किए मानिए हैं चले कितने गए। राउंड। क्या? मानिए हम लोग चले गए तब। हाँ, तब तो जी से जाएगा, अगर फिक्स नहीं होगा तो, है कि नहीं? अगर मान यस लेते हैं कि नहीं बंधा होगा, जब वो फ्री हो जाएगा तो ब्लॉक तो फ्री फॉल करने लगेगा। अपना काम आसान हो गया ना। ऐसा नहीं ना पूछेगा। ये भी आसानी है।
हो गया। इक्वेशन लिखो। इस पे नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, यहाँ पे इधर क्या लगेगा, टेंशन। ठीक है, मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ए से आएगा, तो इस रस्सी का जो ये एंड है ये भी एक्सेलरेशन ए से ही आएगा, और ये मान लेते हैं अल्फा से रोटेट हो रहा है, तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ए बाई आर होगा। ठीक है, अगर स्लिप नहीं कर रहा है, हर क्वेश्चन में हम स्लिप का कंडीशन नहीं दे रहे, यानी कि जो पुली है वो सफिशियंट है, यानी कि सफिशिएंटली फ्रिक्शन इतना है कि रस्सी को स्लिप नहीं करने दे रहा। हर केस में ये एजम्पशन है, जब तक कि हम नहीं बोले कि रस्सी स्लिप कर रहा है तब तक यही मानना है कि रस्सी स्लिप नहीं कर रहा है। तो यहाँ से अल्फा इजकल टू ए बाई आर। अब इक्वेशंस लिखते हैं, तो हम ब्लॉक के लिए लिखेंगे तो क्या दिखेगा, एम जी माइनस टी इजकल टू एम, स्मॉल एम जी माइनस टी इजकल टू एम ए। ठीक है, रस्सी स्लिप नहीं करेगा तो नीचे कैसे आएगा? स्लिप नहीं करने का मतलब ये हुआ कि इसके भी रोटेट करते हुए आ रहा है, ये भी रोटेट करेगा, जैसे इस पे ऐसा रस्सी बंधा हुआ है, एक राउंड तुम करो, इसको निकालोगे रस्सी, तो इतना है, एक राउंड में 2 पाई आर नीचे आ जाएगा, बताओ। यस सर। ठीक है, यानी कि रस्सी जो हम मान लेते हैं कि सुई वाला धागा ही है, उसमें धागा जो है लपेटा हुआ रहता है रील पे। ठीक है, अगर उसको हम निकालते हैं तो क्या होता है, एंड को पकड़ के घुमाते हैं तो एक राउंड में 2 पाई आर आगे बढ़ेगा, वैसे ही क्वेश्चन। और स्लिप होगा तो अलग कहानी हो जाएगा, तो हम स्लिप का केस अभी नहीं मान रहे। ब्लॉक के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम जी माइनस टी इजकल टू एम ए। और अगर हम पुली के लिए लिखें तो ध्यान से देखो, उस रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ऐसा है, ये एक्सिस हो गया इसका, इस पे ऐसा फोर्स लग रहा है, टेंशन कितने दूरी पे, तो आर दूरी पे, तो टॉर्क लिखेंगे तो आर इंटू टी लिखेंगे, 90 डिग्री पे है तो टी आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो टॉर्क लग रहा है उस पे टी आर, और ये होता है आई इंटू अल्फा के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू ए बाई आर। ठीक है, तो आर को इधर नीचे फेंक सकते हो, तो टी इसको लिख सकते हैं हम आई ए बाई आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को जोड़ दो, तो 1 प्लस 2 से हमको क्या मिल रहा है, टी टी कट जाएगा, एम जी इजकल टू आर स्क्वायर इंटू ए, यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। डिस्क है तो आई एम आर स्क्वायर बाई 2 रखेंगे, तो एम जी बाई एम प्लस एम बाई 2 हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो मतलब हम लोग जो क्वेश्चन करें कुछ हाइपोथेटिकल टाइप का नहीं हो गया कि हम लोग फिक्शन को मान भी रहे हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मान रहे हैं कि रोप स्लिप नहीं करेगा। हम लोग यहाँ फ्रिक्शन को ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं है, फ्रिक्शन है। ठीक है, नेग्लिजिबली स्मॉल है लेकिन फिर भी सफिशिएंट है स्लिप करने से रोकने के लिए। मतलब कि इसमें जो फ्रिक्शन ऐसा लग रहा है कि ये रस्सी जो है इस पे स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है, जिसके बारे में हम बताएंगे जब रोलिंग वाला केस करेंगे ना, तो वहाँ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। फिलहाल हम यही कंडीशन मान रहे हैं कि ये जो रस्सी घूम रहा है, जैसे कि अगर इस पे रस्सी ऐसा है, रस्सी जो है इसके साथ, यानी कि ये ऐसा घूमा, ये अगर मान लेते हैं पाई आर बाई 2 घूमा, तो रस्सी इधर बढ़ा होगा पाई आर बाई 2। बात समझ में आ रहा है, यानी कि दोनों इसमें घूमने का और इसका आगे बढ़ने का टेंडेंसी दोनों साथ साथ हो रहा है, बस ये कंडीशन को हमको एज्यूम करना है। और वो तभी पॉसिबल है जब इसमें फ्रिक्शन हो। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा, इसको खींचेंगे तो ये क्या करेगा, स्लिप कर देगा, रोटेट कौन कराएगा। बात समझ में आ रहा है।
तो फिर सिर्फ ठीक है। फ्रिक्शन रहेगा तो फिर कुछ और भी एक्स्ट्रा कमी आएगा टेंशन में। हाँ, तो फ्रिक्शन बस सफिशियंट है इसीलिए बोला जाता है, आगे तुमको हम बताएंगे। ठीक है, कि जब रोलिंग वाले केस में कि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, कम रहेगा तो क्या रहेगा। हर केस में हमको यहाँ पे ये ज्यूम करके रखना है कि फ्रिक्शन इतना सफिशियंट है कि वो बस स्लिपिंग को रोक रहा है। ठीक है, आगे हम इस चीज को क्लियर कर देंगे कि स्लिपिंग होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, वो सारा चीज आएगा। अब यहाँ वो सब चीज हम नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि उसमें और कुछ भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल बस इतना एज्यूम करो कि जो फ्रिक्शन है वो इस रस्सी को साथ साथ रोटेट करने का कोशिश करेगा, बस और कुछ नहीं। यहाँ हमको उसका और कोई रोल नहीं मानना है। और जैसे कि कहा जाता है फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ एक्सिस के पास भी फ्रिक्शन कुछ ना कुछ लगता है, लेकिन वहां के पास हम लोग पूरा ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको बोलो कि इसको अगर रिलीज करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, वो फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, डिस्क ही मानना है। हो गया। देखो, अगर स्लीपिंग वाला अगर तुम केस मानोगे तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन और इस दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम हम नहीं मान सकते। यानी कि जो रिंग है, ऐसा रस्सी के साथ अगर ये जो आ रहा है और इसका अल्फा इजकल टू ए बाई आर हम नहीं लिख सकते अगर स्लिप होगा तब। बात समझ आ रहा है? क्योंकि स्लिप हो रोटेट गया नहीं तो करेगा। मान लेते हैं थोड़ा बहुत फ्रिक्शन हो, सफिशियंट ना हो, तो ये आगे भी जाएगा, ये रोटेट भी करेगा, लेकिन इसका रोटेशन इतना नहीं होगा कि दोनों इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ये साथ साथ रोटेट करे, ऐसा नहीं होगा। यानी कि ये साथ इधर जाए और ये नीचे जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये ज्यादा चला जाएगा स्लिप करेगा तो, और ये कम ही रोटेट करेगा। और अगर एकदम से फ्रिक्शन नहीं रहा तो ये रोटेट ही नहीं करेगा। कैसे समझ आ रहा है? इसीलिए बार बार इस ऐसे क्वेश्चंस में कहा जाता है कि सफिशिएंट फ्रिक्शन। और इस चीज को जब क्या होगा क्या नहीं होगा इसको हम लोग देखेंगे जब रोलिंग दोनों चीज देख रहे होंगे तब। फिलहाल के लिए होल्ड पे रखो इसको। सेम ही तो क्वेश्चन है ये वाला। सेम ही है, थोड़ा सा बस दिक्कत है, मतलब टेबल पे रख दिया गया है और कुछ नहीं। हम यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगा सकते थे लेकिन इसमें फ्रिक्शन भी नहीं है। बस इक्वेशंस लिख दो, m2g माइनस t2, उसके लिए t1 इजकल टू m1 है। ये ठीक सर है, जितना टाइप का और क्वेश्चन हम लोग किए थे शुरुआत में सब करना होगा। नहीं, सब नहीं करेंगे। देखो उतना टाइम नहीं है, इतने दिन में वो सब चीज पढ़े हैं। ठीक है, बस ऐसे ही दो चार क्वेश्चंस कर ले रहे हैं ताकि हमको फील आ जाए कि हाँ इस तरह का आ सकता है। पुली के लिए इक्वेशंस बोलो, बताओ क्या लिखेंगे। T2R minus T1R equals to
आई अल्फा। T2R माइनस T1R इजकल टू आई अल्फा, और अल्फा इजकल टू ए बाई आर। ए बाई आर। ये चार इक्वेशन है, चार अननोन है, सॉल्व कर लेना है। हम सॉल्व नहीं कर रहे। हो जाएगा। यस वही आएगा, सेम चीज जैसा पहले वाले में आया था, बस M1G नहीं रहेगा न्यूमरेटर में। थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, इस पे फिर से ऐसा रस्सी लपेटा हुआ है, होता है। फिर ऐसा आया हुआ है, और इसका ये एंड जो है ऐसा है। ठीक है, ये जो है M1R1, इसका M2R2। ठीक है, कह रहा है कि सिलेंडर जो है रोल्स डाउन, ठीक है, स्ट्रिंग अनऑन्स over pulley as well as the cylinder। ठीक है, यानी कि जो रस्सी है ये यहाँ पे पुली पे ही नहीं बल्कि ऐसे सिलेंडर पे भी ऐसा लपेटा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको छोड़ रहे हैं, तो इस केस को डिस्कस करना है कि नीचे जाएगा तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन में दिक्कत है? बोलो। सिलेंडर रोल भी करेगा और नीचे भी मूव करेगा। नीचे भी जाएगा, हाँ। हो गया। देखो क्या होगा।
रस्सी तो सेम ही है, तो टेंशन दोनों में ऐसा लग रहा होगा। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा M2G नीचे लग रहा होगा, ठीक है। अब ये जो है नीचे मान ले रहे किसी एक्सेलरेशन A2 से जा रहा है, ठीक है। टू टू है इसमें, इसलिए हम A2 मान रहे हैं, और कोई रीजन नहीं। A2 से जा रहा है, ये जो टॉर्क है इसको ऐसा रोटेट कर रहा होगा, यानी कि इस पॉइंट, अगर हम पॉइंट P बोले, पॉइंट P का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कुछ होगा, है। और इस पॉइंट को ये टॉर्क ऐसा रोटेट कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट Q बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट Q का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कुछ होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो पॉइंट P और उसी का पॉइंट Q का नेट जो रहेगा, एक्सेलरेशन, हाँ तो जो उसी का नेट रहेगा उतना ही नीचे मूव करेगा सिलेंडर। हाँ, तो P और Q जितना मूव करेगा उतना ही ना, जैसे कि जितना रस्सी ऑन होगा उतना ही नीचे जाएगा ये, Yes. ठीक है। और ध्यान से देखो तो रस्सी का अगर P का बात कर रहे हैं और Q का, तो Q जितना यहाँ से अनाउंड होगा और इतना ये रस्सी जो है अटैच्ड है, ये वाला रस्सी जो है हमारा अटैच है, तो Q और पॉइंट P का एक्सेलरेशन क्या सेम दिखेगा, नीचे की तरफ जाता होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P अगर हम लिखेंगे तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, A2 माइनस, मान लेते हैं कि इधर अल्फा 2 से रोटेट कर रहा है, तो माइनस अल्फा 2 इंटू R2, R2 ही ना, हाँ। बोलो इतना लिखेंगे पॉइंट P का एक्सेलरेशन, ध्यान से देख के बोलो कि ये पार्टिकल नीचे जा रहा है और इधर की तरफ अल्फा से रोटेट हो रहा है, तो ये पॉइंट P ऊपर कुछ भी सब छोड़ दो, देखो ग्राउंड से तो ये नीचे जा रहा है A2 से, और ऊपर अल्फा 2 से रोटेट होता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, सिर्फ सोचो कि ये इधर अल्फा टू से रोटेट होता, तो ये पॉइंट इधर कितने एक्सेलरेशन से जाता है, इसका क्या होता, अल्फा 2R होता। बोलो बोलो, Yes, sir. हेलो, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है नीचे साथ साथ सब जा रहा है, तो A2 से भी जा रहा है, तो इस पॉइंट का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या यही होगा, Yes, sir. ठीक है, नेट एक्सेलरेशन होगा। अब इस पॉइंट AQ के लिए हम लिखेंगे, जैसे अगर अल्फा 1 माने, तो यहाँ से अल्फा 1 जो होगा हमारा, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि होगा AQ। अब Q और P दोनों एक रस्सी के एंड हैं, तो P और Q के जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होना चाहिए, यानी AQ और AP जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। बात क्लियर है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अल्फा 1 इंटू, ये जो हमारा हो जाएगा अल्फा 1 इंटू R के बराबर होगा। AQ जो हमको यहाँ से दिख रहा है अल्फा 1 R1. इंटू R1 है, हाँ R1। बाकी इक्वेशन लिखें तो इसके लिए लिखेंगे तो दिख रहा है कि M2G ट्रांसलेशनल है, तो M2G माइनस T इजकल टू M2, इसके रोटेशनल लिखेंगे A2. TR2, TR2 इजकल टू I अल्फा 2, यही होगा, ठीक है। ये जो आया हमारा इसके लिए इक्वेशन आया, और ऊपर वाले के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो TR1 इजकल टू, इसको I2 कर देते हैं I1 इंटू अल्फा 1। अननोन कितने दिख रहे हैं हमको, तो 1 2 3 4 इक्वेशन दिख रहे हैं 4, अल्फा 2 T और
ये 4 अननोन है, 4 इक्वेशंस है। इसी को सॉल्व करने से सॉल्व हो जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आगे और कराएंगे। फिलहाल सिर्फ ऐसा क्या बोलते हैं, सुई वाला जो होता है ना, धागा जो जिसमें लपटा हुआ, उसको एक पकड़ के खींचते हैं, तो खींचते हैं तो डांस भी करता है, रोल भी करता है। अगर धीरे धीरे खींचेंगे तो रोल करेगा, ज्यादा तेजी से खींचेंगे तो डांस करेगा। तो सब चीजें देखते हैं कि कब कैसे क्या करेगा। ठीक है, इस बात में दिक्कत? नहीं है। सर AP इक्वल्स टू AQ क्यों हुआ? कौन सा? AP ये इक्वल्स टू रस्सी के 2 एंड है, यहाँ ये सी है, ये क्यू है, ये पी है। ठीक है, रस्सी तो टाइट ही रहेगा। लेंथ कांस्टेंट रहेगा इसलिए। लेंथ कांस्टेंट रहेगा, लेंथ सर तो रस्सी बढ़ेगा ही, का लेकिन लेंथ कांस्टेंट किसी रहेगा एक, इसलिए कांस्टेंट इक्वेशन। हाँ, किसी एक मोमेंट पे अगर हम बात करेंगे तो ये रस्सी से लेके कुछ तो नहीं। ठीक है, किसी भी मोमेंट का बात करेंगे तो रस्सी पे स्थिर रहना है। बात समझ आ रहा है? रस्सी जो है स्ट्रेट रहना है, सिलेक्ट तो होगा नहीं, टाइट ही रहेगा, ना इलोंगेट होगा। तो ये दोनों रस्सी जो है टाइट है, अभी भी बाद में भी टाइट ही रहेगा। तो ये दोनों एंड का पॉइंट जो होगा किसी भी गिवन कंडीशंस, किसी भी गिवन मोमेंट पे, दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो हम किसी एक मोमेंट का पकड़ लिए तो इसलिए लिख रहे यस सर। हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट से ही। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इसको पुली के ऊपर भी दिया जा सकता, पुली बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ऐसा भी दिया जा सकता है कि एंगल थीटा है, इधर है, यहाँ पे है, सॉल्व हो जाएगा। यस सर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसा करते हैं। बॉबिन इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा है, इसका रेडियस जो है छोटे वाले का ए है, और इसका क्या रेडियस सर बी बेलन है है। क्या? हाँ, बेलन ही है, बॉबिन बोलते हैं इसको। ठीक है, इससे को बोलते हैं बॉबिन। अगर इसको साइड से बनाएगा तो ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसा, ऐसा और ऐसा, बोल देगा ऐसा। ये हिंज है, यहाँ से एक मास M1 लटका है, और यहाँ से एक मास M2 लटका है। ठीक है, ऐसा बनता है बॉबिन। बॉबिन इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब इसको रिलीज करें तो एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है। इसका एक्सेलरेशन a है और इसका एक्सेलरेशन b है। यानी कि अगर हम इसको लंबाई की ओर से देखें तो ऐसा कुछ दिया रहेगा। मान लेते हैं कि इस पे ऐसा रस्सी जो है लटका हुआ है M1, और इस पे ऐसा M2। बात समझ आया? बोल देगा कि गिवन है इसमें कि M2 जो है ग्रेटर देन M1 है, दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड करना है।
तो इस इंफॉर्मेशन का क्या फायदा हुआ क्वेश्चन m1 ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m1 का? फायदा कुछ नहीं, बस इक्वेशंस लिखने में कि किसको ज्यादा मानेंगे किसको कम मानेंगे, बस उसके लिए। तो अगर m1 ज्यादा होगा तब भी रोटेशन होगा? हम्म। अगर m1 ज्यादा होगा तब रोटेट करेगा? करना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट, इसमें उल्टा दे रखा है, कहीं कह दे रहा है। ये जो है पीछे की वजह तरफ से दे रखा है, नहीं किधर से। एक तरफ है तब तो करेगा ही करेगा, एक तरफ से कोई ज्यादा फर्क होने वाला था नहीं। दोनों मास एक ही तरफ है तो एक ही तरफ दोनों रोटेट करेगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब इसके लिए m2 ग्रेटर देन m1 देना सही है। क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन में दिक्कत है? स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये इसका एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट करेगा। इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है, ऐसा कुछ। ठीक है। और एक चीज कि यहाँ पे इधर की तरफ हम नहीं लिए हैं कुछ भी, ऐसा ही दे रखा है। ठीक है, साइड से देखेंगे तो दिखेगा, नहीं तो उसका फालतू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लोचा पड़ेगा। दोनों सवाल एक ही हैं, दोनों फिगर। इसमें देखना ज्यादा आसान है सेकंड वाले में, तो इसी में हम बना रहे हैं। इधर m2g, रस्सी अलग है तो t2, इधर m1g तो इधर t1। इक्वेशंस लिखो। हो गया। इक्वेशंस बोलो तुम लोग, हम लिखेंगे। देखो इधर, यहाँ पे इसका अगर हम देखें तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, m2 ज्यादा माने हैं तो नीचे जा रहा है, तो हम इसका एक्सेलरेशन मान ले रहे हैं a2। इसका एक्सेलरेशन हम मान ले रहे हैं ऊपर जा रहा है ये a1 से। अच्छा, ये दोनों जो अटैच है ऐसा, तो ये जो भी रोटेट हो रहा होगा एक ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम a2 अगर लिखेंगे तो लिखेंगे अल्फा इंटू बी। और इस पोजीशन से अगर हम देख रहे हैं तो ये अल्फा से रोटेट हो रहा है, यानी कि a1 जब लिखेंगे यहाँ से, तो a1 जो लिखेंगे वो लिखेंगे अल्फा इंटू ए। दिख रहा है? क्योंकि ये एंड है, अगर ये एंड a2 से जा रहा है तो ये एंड भी a2 से जा रहा होगा। और अल्फा अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो पूरा एक ही एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा होगा, तो अल्फा इंटू आर होता है, तो अल्फा इंटू बी। इस पोजीशन का देख रहे हैं तो ये a1 से ऊपर जा रहा है, तो ये अल्फा ऐसा, यानी कि इसका a1 जो होगा अल्फा इंटू ए होगा। ठीक है, ये ए कंफ्यूज नहीं होना है कि एक रेशियो रेडियस है और a1 a2 एक्सेलरेशन ले रखे हैं। अब इक्वेशंस लिखते हैं, तो क्या क्या इक्वेशन होगा? m2g माइनस t2 इजकल टू m2a, t1 माइनस m1g इजकल टू m1a। ठीक है, इसके लिए अगर लिखेंगे तो ध्यान से देखो क्या आएगा, T2 इंटू बी माइनस T1 इंटू ए टॉर्क, और इसका I लिखेंगे। ठीक है, तो I क्या होगा बोलो? I दिया हुआ रहेगा, सर ma² बाई ठीक है। 2 I प्लस mb² बाई 2।
आई लगभग दिया ही रहता है क्वेश्चंस में, ठीक है। आई मास दिया नहीं है तो इसमें आई दिया ही रहेगा, उसका मास का कोई जिक्र नहीं है, क्वेश्चन में आई दिया होगा, हाँ आई दे रखा है, ठीक है। मास दिया रहता तब हम बता सकते थे कि छोटे वाले का कितना मास, बड़े वाले का कितना मास, तो हम निकाल के जोड़ सकते थे। तो अलग कैलकुलेशन है, मान लेते हैं कि आई दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, A2 A1, तो या तो सबको एक के टर्म में लिख लो, यानी A2 के टर्म में लिख लो, A1 के टर्म में लिख लो, या फिर अल्फा के टर्म में लिख लो, ठीक है। यहाँ से हम सारे इक्वेशंस बस लिख दे रहे हैं। अल्फा 2 इक्वल टू दिख रहा है, A2 जो दिख रहा है वो अल्फा इंटू बी दिख रहा है, और A1 जो दिख रहा है वो अल्फा इंटू ए दिख रहा है। अननोन हमको दिख रहा है अल्फा, A1, A2, T1, T2, 5 अननोन्स दिख रहे हैं, 5 इक्वेशंस हमको दिख रहे हैं। हमेशा कोई भी इक्वेशंस लिखो तो ये जरूर काउंट कर लो कि कितने इक्वेशंस बन रहे हैं और कितने अननोन है। तो हमारे इसमें से जो भी चीज पूछा जाए, A1 पूछा जाए तो सॉल्व हो जाएगा, A2 पूछा जाए तो सॉल्व हो जाएगा, T1 T2 का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, फिर अल्फा का भी वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशंस लिखने में किसी को दिक्कत तो बोलो। हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा टॉर्क से कुछ रिलेटेड। नेक्स्ट जो है हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, मोमेंटम से क्या समझते हो बताओ। मास इनटू मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट करता है कि मास और वेलोसिटी से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक फोर्स को ही रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो जाता है मोमेंटम। हम लोग देखते हैं कि अगर मास ज्यादा है वेलोसिटी कम है तो भी इफेक्ट ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा लगता है। मास कम है वेलोसिटी ज्यादा है तब भी इफेक्ट होता है, नहीं कि इसका चेंज जो होता है, रेट ऑफ चेंज जो फोर्स बताता है। खैर, तो वैसे ही अगर हम एंगुलर का बात कर रहे हैं तो यहाँ भी वही चीज होगा, मास इंटू वेलोसिटी के टर्म में ही लिखेंगे इसको, वैसा ही कुछ आएगा हमारा एंगल के टर्म में, एंगुलर के टर्म में। जैसे फोर्स का था मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ टॉर्क आया उसके जगह पे, और लिखे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। तो वैसे ही यहाँ भी कुछ आएगा। तो फिलहाल हम लोग पॉइंट के लिए देखते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। जैसे कि हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स बोले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले, वैसे ही इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। जो लीनियर मोमेंटम होगा उसी के मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। इसका जो मैग्नीट्यूड जो होगा, ठीक है, इसको एल से रिप्रेजेंट करा जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये हम लोग लिखते हैं आर क्रॉस पी, ठीक है। लीनियर मोमेंटम हम लोग पी से लिखते थे। तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा, मैग्नीट्यूड के वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये जो एल होगा, एल जो होगा एल इजकल टू आर क्रॉस पी होता है। ध्यान रहे कि यहाँ पे पी क्रॉस आर नहीं लेना है, आर क्रॉस पी लेना है, ठीक है। यानी कि जैसा कि हम लोग उसमें बोलते थे कि मास इनटू वेलोसिटी आता है, वैसे ही यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे मास के टर्म में लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मास, चूंकि स्केलर क्वांटिटी है उसको कहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर क्रॉस वी भी लिख सकते हैं। यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर एक कोई भी पॉइंट है,
यहाँ पे अगर किसी वेलोसिटी v से जा रहा है, इसका मास m है और ये हमारा पॉइंट ओरिजिन है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हमको इसका बताना है तो ये हमारा ये पोजीशन वेक्टर होगा। अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इस पॉइंट O के अबाउट LO जो होगा m इंटू आर क्रॉस v होगा। या फिर m भी निकाल लो, m भी अगर निकालेंगे तो v की डायरेक्शन में ही हमारा लीनियर मोमेंटम p आएगा, तो r क्रॉस p कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यानी कि r की तरफ हाथ रखेंगे, v की तरफ मोड़ देंगे या p की तरफ मोड़ देंगे, तो यहाँ से हमको इसका डायरेक्शन मिल जाएगा। डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। यहाँ से दिख रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसका अगर हम यूनिट का बात करते हैं, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट अगर हम ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगा? बोलो, देख के बताओ। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिखता है? केजी मीटर पर सेकेंड था, तो यहाँ से मिल जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम का बात करें तो एंगुलर मोमेंटम हमारा होगा एल, लिखेंगे और होगा आर क्रॉस पी, और एल इजकल टू हम लिख रहे हैं एम क्रॉस वी लिख। ठीक है, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रखना है, आर की तरफ हथेली को रखना है, और फिर जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो मोमेंटम वेक्टर है उसकी तरफ अगर हम मोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू पता चल जाएगा। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस अगर देखें तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे चलो इजी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन पे एक पार्टिकल जो है मास m है, वो v नॉट स्पीड से इधर की तरफ जा रहा है, ये ओरिजिन है। तो l अबाउट o क्या होगा ये हमको बताना है। कितने का बताओ, किसी भी टाइम t पे। एम वी नॉट इंटू डी। एम भी नॉट इंटू डी, क्योंकि हम और कुछ नहीं दिए हैं तो वही मतलब होगा। जैसे कि अगर देख आई लो कैप कि प्लस यहाँ जे पे कैप अगर नहीं देख, होगा। हाँ मतलब वो डायरेक्शन के लिए वो होगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ से हम बोले कि R1 वेक्टर था, ठीक है इधर जाएगा, तो ये एंगल अगर थीटा लेंगे, ठीक है ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी एंगल हमारा थीटा। तो अगर हम L का बात कर रहे हैं तो L ध्यान से देखो क्या मिल रहा है हमको, M R क्रॉस V, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं M R V साइन थीटा। इसको हम अगर V साइन थीटा साथ ले तो इसको हम लिख सकते हैं एम आर इंटू वी परपेंडिकुलर। वी परपेंडिकुलर यानी कि अगर हम ऐसा V वेक्टर है, ये R वेक्टर है, ठीक है, तो अगर हम ऐसा एक 90 डिग्री लेंगे, ये V का मैग्नीट्यूड हो गया, ये दोनों के बीच का एंगल, तो V साइन थीटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है, तो हम एम आर भी परपेंडिकुलर यानी भी परपेंडिकुलर टू रेडियस या पोजीशन वेक्टर, या लिख सकते हैं हम इसको आर और साइन थीटा को साथ लिखें तो एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी लिख सकते हैं। तो हमारा अगर फाइंड करना हो तो हम ये सारे चीज यूज कर सकते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखो ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, तो आर साइन थीटा हमको ये चीज मिलेगा, ये आर साइन थीटा मिलेगा। यहाँ भी अगर पार्टिकल चला जाता तब भी ये आर होता तो ये एंगल थीटा बनता, ये भी एंगल थीटा बनता, आर साइन थीटा हमको वही मिलेगा। यानी किसी भी पोजीशन पे चला जाए पार्टिकल, आर साइन थीटा यानी कि आर परपेंडिकुलर सेम ही रहेगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कि आर परपेंडिकुलर टू वी जो रह रहा है यानी कि वी नॉट जो है वो हमेशा डी है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा एम बी नॉट इंटू डी होगा। डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन के लिए हम आर क्रॉस डी देख रहे थे, तो प्लेन जा रहा है तो हम यहाँ पे माइनस के माइनस के क्या? ठीक। यू थीटा से फेंके हैं, एल अबाउट प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन when particle is at its maximum position, maximum height। ठीक है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा उस समय एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। हो गया। मास सेम है, क्यू क्यूब साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा बाई 4g। कुछ ऐसा ही आएगा। यही हमारा आर वेक्टर होगा। ठीक है, और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा, थीटा नहीं थीटा ले लिए तो फाई होगा। वो एंगल फाई तो दिख रहा है कि ये भी एंगल फाई, तो ये वाला चीज जो दिख रहा है हमको आर परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर हमको क्या दिख रहा है, एच मैक्स। एच मैक्स कितना होता है, तो यू स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू थीटा 5 बाय। मान लिए। अच्छा ठीक है, तो आर परपेंडिकुलर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो जो हम एल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एम इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू वी यानी कि यू नॉट, यू ही है तो यू नॉट नहीं लिखेंगे, यू cos थीटा, तो यू cos थीटा इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको सिंप्लीफाई करना हो तो कर लेना। बाकी जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन है,
ठीक है, किसी टाइम टी पे पूछ रहा है। ठीक है, तो किसी टाइम टी पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हम बता देते हैं। आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी फाइंड कर लेना है, वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी फाइंड कर लेना है। आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी कैसे होगा? तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आएगा, वैसे ही ये वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप आएगा। और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो मैथ है, कैलकुलेशन है। इस चीज को करके प्रैक्टिस करना है कि कितना आ रहा है, लास्ट में मास से एम से मल्टीपल कर देना है। बात समझ आ रहा है कि इसमें क्या करना है? शायद से एल इससे कुछ बराबर किए थे, क्या? इससे कुछ किए थे शायद प्रोजेक्टाइल मोशन में, कैलकुलेट करना टाइम जब आर वेक्टर हाँ, वी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा, तो वहां पे हम लोग ऐसे ही किए थे, वही काम यहाँ भी करके बस मल्टीपल कर देना। यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं निकालना है। हाँ, परपेंडिकुलर के लिए हम लोग आर प्लस बी को 0 कर दिए थे। आर डॉट परपेंडिकुलर में क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट निकाले थे हम लोग, जो भी है हो जाएगा इसलिए। बोलो। यस सर, नहीं होगा? हो जाएगा। हाँ, कर सकते हो। एक क्वेश्चन ऐसा है, सिमिलर ही है। एक मास है यहाँ पे एम, एच हाइट पे है। ठीक है, यहाँ पॉइंट बी है, इससे जस्ट नीचे पॉइंट ए। इसको बोल रहा है कि यहाँ से हम ड्रॉप कर दिए। ठीक है, तो फाइंड L about B and L about A as function of time t। किसी भी टाइम t यानी कि ड्रॉप हो रहा है t इक्वल टू 0 पे। एल ए 0 होगा। ठीक है, एल यहीं से पास कर रहा है, तो एल तो किसी भी टाइम पे क्या होगा? 0 होगा। एल बी, ये डिस्टेंस d दे रखा है। एम डी इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी टाइम टी अच्छा पे वो जी टी यहाँ पे जी आ टी। गया, तो यहाँ इसके पास वेलोसिटी भी होगा, ये इसका आर वेक्टर होगा। ठीक है, तो आर वेक्टर के बीच का एंगल यही है। तो हाँ ठीक है, ये आर कुछ भी है, तो आर परपेंडिकुलर हमको क्या दिख रहा है बोलो? डी ही तो दिख रहा है, यानी कि आर का परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वी वेक्टर से वो डी ही आएगा। अब अगर हमको यहाँ से एल अबाउट बी लिखना है तो क्या लिखेंगे? एम बी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो एम आर परपेंडिकुलर है, डी भी लिखना है। तो अगर टी टाइम में ये v कितना होगा, तो v इक्वल टू ड्रॉप कर रहे हैं तो 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पे, तो लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो निगेटिवली है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात में कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, अगर मान लेते हैं, क्यों दिया हुआ था? क्या हुआ? एच क्यों दिया था?
ऐसे ही दिया था और क्या, ये साइड से गिरा रहे हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई रिजिड बॉडी है और इस एक्सिस के अबाउट ऐसा रोटेट कर रहा है, कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ओमेगा अल्फा दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम अलग अलग मासेस मान ले m1 m2 m3, तो सबके लिए अगर हम इस एक्सिस के अबाउट यानी इस गिवन एक्सिस के अबाउट यहाँ से हम L1 लिखें तो क्या लिखेंगे, ये R1 दूरी पे है, तो ध्यान से देखो तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मान रहे हैं। हाँ नेट एंगुलर बोलो। मोमेंटम आई ओमेगा होगा। नेट एंगुलर मोमेंटम फाइनली जो आएगा वो ना, यस आई ओमेगा होगा। हाँ ठीक है। जैसे कि अगर हम वहां पे देख रहे हैं तो m1 है, यहाँ का अगर वेलोसिटी v1 है तो हम क्या लिखेंगे, m1 r1 v1, l2 लिखेंगे m2 r2 v2, ऐसा ही लिखेंगे। और ये v1 v2 को अगर ओमेगा के टर्म में लिखें तो v1 भी जो होता है हमारा r ओमेगा होता है, ठीक है। तो उसके टर्म में लिख ले तो इसको लिख सकते हैं m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसको लिख लेंगे l2 इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। ऐसे ही जितने भी रहेंगे उसके लिए। तो नेट जो है एल नेट अगर फाइंड करेंगे तो L1 प्लस L2 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ओमेगा कॉमन है, प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, तो फाइनली पिछले में आई v दिख रहा इक्वल्स टू है हाफ, क्या, v इक्वल्स टू हाफ डी स्क्वायर कैसे है नहीं समझ में आया पिछले वाले में। v इक्वल टू हाफ डी स्क्वायर। सर क्या बोल जीटी रहे, होगा आवाज सर, क्यों नहीं गलती आ से रही। बोल देते हाफ टी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, v बराबर u प्लस एटी होता है ना, तो gt आएगा, यही बोल रहे थे क्या, ठीक है। कम से कम एक तो जाग रहा है। हाँ क्या बोल रहे थे बोलो। हेलो आदित्य, यही बोल रहे थे। बोला सर वही सर। यस सर बोला सर। अच्छा, पता नहीं उसका आवाज कभी भी साफ आता ही नहीं है, दिन भर सर मूवी कुछ देख जाता प्रॉब्लम है। हो गया है सर उसका माइक्रोफोन के साथ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि एल उसको जो भी है, सबका आवाज कट कट के आता है। मतलब जैसे हम लोग को उसका आवाज सुनाई देता है ना, वैसे उसको भी हम लोग का आवाज वैसे ही सुनाई देता है। तो सब बात को समझ कैसे पाता है, मस्त आदत हो कस्टमर। गई। टैलेंट है ना, अब आदत हो गया है। चलो ठीक है, तो यहाँ से हमको यस दिख सर, रहा है, पावरफुल। तुम रहने दो, तुम जो बोल रहे हो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है बाय। हमारे पता नहीं एकदम से अजीब टाइप का आवाज आ रहा है, तुम लोग को समझ में आ जा रहा है। नो सर, थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है समझने के लिए। चलो ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि अगर कोई भी हमारा रिजिड बॉडी रहेगा, तो रिजिड बॉडी के लिए अगर हमको एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा तो हमको एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा कर देंगे, ठीक है। कोई सा भी रिजिड बॉडी है तो उसका अगर एंगुलर मोमेंटम है तो आई इंटू ओमेगा लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, मान लेते हैं कि एक रिंग है, ठीक है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट में ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। रिंग है, मान लेते हैं साइकिल का पहिया है, मास m है, रेडियस r है, ओमेगा से, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे,
बोलो आई बोलो। ओमेगा आई कितना? mr स्क्वायर बाय 2। mr² इंटू रिंग है, अच्छा रिंग का mr²/2 होता है। नो सर। ठीक है, ठीक है। तो नोट यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि जो हमारा आई है, I and L should देखिए, be about same axis. एक्सिस ऑफ आई एंड एल विल बी सेम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हमको एल किसी और एक्सिस के अबाउट निकालना है और आई हमको जिस एक्सिस के अबाउट पता है वो एन से यूज करके फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन में वो भी रहेगा। तो यहाँ पे अगर हमको ऐसा कोई भी रिजिड बॉडी दे दिया तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल इस सब पे बन सकते हैं। मान लेते हैं कि ये है, इसके अबाउट में रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो इसका बताओ। तो इसका ही लिख लेंगे एल इक्वल टू ml²/12 इंटू ओमेगा। एम है लेंथ, एल है, तो आई निकालने आता है, ओमेगा से घूम रहा है, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं किसी भी बॉडी केस में। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है, तो मोमेंटम के बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से लिख ले रहे हैं कि एल इंटू आई आ रहा है। एक चीज और अगर हम यहाँ से देखें ध्यान से, तो एल जो है हमारा आई इंटू ओमेगा है। ठीक है, अगर हम इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करें dl/dt, तो ये क्या मिलेगा? बोलो, आई तो आई है, डी ओमेगा बाई डी टी मिलेगा। डी ओमेगा बाई डी टी हमको क्या मिलता था? अल्फा। अल्फा। तो ये हमको मिल जा रहा है आई अल्फा, यानी कि dl/dt हमको क्या मिल रहा है? टॉर्क। यानी कि जैसा कि हम फोर्स में देखते थे कि dp/dt यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता था, वहीं से यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हमको क्या देगा? तो टॉर्क देगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम टॉर्क देगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स देता था। तो यहाँ से टॉर्क इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई डी टी लिख रहे हैं, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा आ जा रहा है। तो अगर एल आई अल्फा है तो हम इससे कर सकते हैं। यही नहीं, अगर वो वाला यूज करते कि आर क्रॉस पी होता है, इससे भी अगर यूज करेंगे तो dl/dt लिखेंगे तो क्या आएगा? आर पोजीशन वेक्टर है तो वैसे ही रहेगा, क्रॉस dp/dt। ठीक है, dp/dt फोर्स ही आएगा, यानी कि आर क्रॉस एफ हो जाएगा। ठीक है, और आर क्रॉस एफ क्या आता है? टॉर्क। तो दोनों मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो dl/dt यानी चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो हमको टॉर्क देगा। ठीक है, तो अगर हमको कोई भी रोटेशनल, हम लोग इक्विलिब्रियम देख रहे थे, बैलेंस देख रहे थे, तो यहाँ से अगर हम टॉर्क का बात कर रहे हैं तो एक चीज और यहाँ से कह सकते हैं कि इफ टॉर्क नेट जो होगा वो 0 होगा किसी बॉडी पे, ये जो भी आ रहा है वो टॉर्क नेट ही आ रहा है। टॉर्क नेट अगर किसी बॉडी पे 0 होगा, इसका मतलब dl/dt जो होगा वो 0 होगा। dl/dt 0 होने का मतलब ये हुआ कि L जो होगा वो कांस्टेंट होगा। L कांस्टेंट होने का इसको मतलब हम क्या कंजर्वेशन कर ऑफ रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं क्या? हाँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सब चीज वैसा ही सिमिलर दिखेगा। सर नेचर में कितना कंजर्वेशन लॉज है? क्या? बहुत सारे। ठीक है, हम लोग सब पढ़े भी कहाँ है अभी। ठीक है, बहुत सारा कंजर्वेशन है। केमिस्ट्री में मास पढ़ा जाता है, एनर्जी, एनर्जी तो खैर हम लोग में भी है। नर्स्ट इक्वेशन तुम लोग का भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में भी बहुत सारा है, खैर उतना नहीं जानना है। इफ टॉर्क नेट, अगर किसी भी बॉडी पे नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कोई किसी एक पार्टिकुलर के लिए कि एल आई जो होगा वो, एल आई बोल रहे हैं,
इम्प्लाइज डेट एल इजकल टू कांस्टेंट, यानी कि हम बोल सकते हैं आई ओमेगा जो होगा वो कांस्टेंट होगा। आई ओमेगा कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि आई जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या फिर ओमेगा इजकल टू लिख लो, ओमेगा जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। यानी कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाएंगे तो एंगुलर जो वेलोसिटी है वो घटेगा, अगर आई घटाएंगे तो ओमेगा बढ़ेगा। इसका जीता जाता एग्जाम्पल मिलता है, देखे होगे आइस स्केटिंग, देखे हो वो जो डांस करते हैं आइस वाले, या फिर चेयर पे बैठे हैं, या फिर ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, और कैसे बताएं, यहाँ पे मान लेते हैं गोल गोल घूमने वाला चेयर है, इस पे कोई बैठा है, ठीक है, घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, अगर हाथ पैर पूरा फैला देगा तो ये ओमेगा स्पीड उसका कम हो जाएगा। घट जाएगा, ठीक है, और हाथ पैर सिटका लेगा तो स्पीड उसका बढ़ जाएगा। हाथ दूर दूर कर दिए तो आई क्या हो गया, बढ़ गया, आई बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा घट गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा, इसका मतलब ओमेगा जो होगा बढ़ जाएगा जब हाथ पैर सिकुड़ लेंगे। तो देखे होगे जो डाइवर होते हैं, यानी कि छलांग लगाते हैं स्विमिंग पूल में, ये सब जो होते हैं, तो जब वो उनको राउंड राउंड घूमना होता है तो हाथ और पैर को पूरे एकदम जकड़ लेते हैं, यानी कि पैर और हाथ ऐसा कुछ गोल बन लेते हैं और गोल गोल तेजी से घूमते हैं। बात समझ आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? यस। समरसॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग को? समरसॉल्ट जो करता है वो। ठीक है, जो भी बोलते हैं उसका नाम हमको ध्यान में नहीं है। ठीक है, तो वो लोग देखोगे कि हाथ पैर को पूरा एकदम मोड़ लेता है ताकि उस लोग का स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। या फिर डांसर जो होते हैं वो स्केटर्स वाले जो पहन के डांस करते हैं, यानी क्या जो गोल गोल चक्का वाला, क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल रहे हैं फिर से, स्केटिंग जो करते हैं हम लोग पहन के जो डांस करते हैं, तो वो लोग भी देखते हो कि जब बहुत तेज घूमना होता है तो हाथ पैर को एकदम सटा लेते हैं, और धीरे होना हो तो हाथ पैर को फैला लेते हैं, ठीक है। तो हर केस में क्या हो रहा है कि अगर हमको स्पीड घटाना है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा देते हैं। वैसे ही सेम टू सेम चीज है, एम वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता था, मास कम स्पीड ज्यादा तो भी वही इफेक्ट, स्पीड कम मास ज्यादा तो वही इफेक्ट, तो वहीं पे यहाँ भी वही चीज आ रहा है, ओमेगा और आई में रिलेशन है। तो अगर हमको रोटेशन में कहीं भी कोई भी चीज रोटेट हो रहा हो, मान लेते हैं कि एक ऐसा टेबल है, ये भी ऐसा रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा था, मस्त था, घूम रहा था, अगर हम इस पे धीरे से यहाँ पे एक और मास ब्लॉक रख देंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और ये ओमेगा जो है ये घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम दिख रहा है कि हर ऐसे केसेस में जहाँ एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो, टॉर्क अगर जीरो है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एल कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है यानी कि ओमेगा जो है आई से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एल आई ओमेगा है। अगर हम मोमेंट ऑफ कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और अगर हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा देते हैं तो ओमेगा घट जाएगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी तरीके से घटाएंगे तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ये कुछ एग्जांपल्स थे, या फिर ये रोटेट कर रहा है कोई भी टेबल, रोटेटिंग टेबल है, उस पे हम मास बढ़ा देंगे कहीं दूर, एक्सिस से दूर, तो क्या होगा कि ओमेगा उसका घट जाएगा। तो इन सब पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कैसे चल रहे हैं, कोई आदमी है यहाँ से चल के यहाँ गया, इधर इधर चला गया, तो बताओ ओमेगा कैसे वेरी करेगा। तो पहले दूर था, नजदीक जा रहा है, आई घट रहा है, जब तक वो एक्सिस तक गया होगा तो आई घटा होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, फिर एक्सिस से एंड जा रहा है
तो फिर से आई बढ़ने लगा, फिर घटे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कैसे क्या होगा इन सब केसेस में। ठीक है, तो एक एक करके जो भी चीजें हम लोग पहले पढ़े हैं वो सब चीज इसमें पढ़ना है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि फोर्स के बदले टॉर्क पढ़े, मोमेंटम के बदले एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। आगे अगर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ना है। काइनेटिक एंगुलर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले शुरू करेंगे इसी से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कैसे कैसे क्या सवाल आ सकते हैं। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं है? सर हेलो, टॉपलिंग क्या होता है? टॉपलिंग हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि अगर कोई भी एक बॉक्स है, ठीक है, रखा हुआ है, हम अगर इस पे एज पे मान लेते हैं हाइट ज्यादा है, फोर्स लगाते हैं, तो ये हो सकता है कि इस पॉइंट के अबाउट ऐसा हो और फिर इधर की तरफ लुढ़क जाए। यस सर। पॉसिबल है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं टॉपलिंग। या फिर एक ऐसा कुछ भी है, इधर भी वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ पे ठोकर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें जाके टकराएगा तो पलट जाएगा, यस उसको सर। टॉपलिंग बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मे बी चांसेस है कि इधर की तरफ ये लुढ़क जाए, गिरना शुरू हो जाए, तो उसको टॉपलिंग बोलेंगे हम लोग। आगे देखेंगे उसको कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, सारा चीज कर लेंगे तो गाड़ियों के बारे में भी देखेंगे कि गाड़ी को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि चलते चलते टॉपल ना कर जाए, वो सब चीजें भी आएंगी। ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। सर टेस्ट कैसा रहेगा? आसान, हार्ड है तो बहुत हार्ड? मीडियम ही है, कुछ ज्यादा आसान, आसान ही बोलेंगे, हार्ड नहीं है। तो पिछले बार से ठीक, आसान है? हाँ, पिछला जो एडवांस वाला था उससे आसान है। ठीक है सर। ठीक है फिर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो एंड कर रहे हैं।